हेलो स्टूडेंट्स, श्री कृष्णा महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है हमारा फिनोल। फिनोल आप लोग जैसे नाम से परिचित हो, फिनोल। फिनोल क्या है? फिनोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक है, एरोमेटिक और एलिफेटिक तो आप लोग जानते ही हो। एरोमेटिक जो तेज धुआं के साथ चलता है, ठीक है, जो सिंपल हम परीक्षण करते हैं उसके दौरान। तो सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोक्सी, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी क्यों कहा गया फिनोल को? क्योंकि एरोमेटिक तो है ही बेंजीन। फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं बेंजीन, तो बेंजीन जो है इसके ऊपर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ हो तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एरोमेटिक हाइड्रोक्सी। तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक किन्हें कहते हैं? जिन एरोमेटिक यौगिकों में कम से कम एक, और एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं? एक से अधिक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहलाता है। तो समझ में आई बात? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक किन्हें कहते हैं? वे यौगिक जिनके अंदर कम से कम एक और अधिक से अधिक दो, तीन, चार कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होना चाहिए तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहलाते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक, हाइड्रोक्सी जैसे है, हाइड्रोक्सी किसको कहते हैं? OH समूह को हम हाइड्रोक्सी कहते हैं, ठीक है। तो इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं कौन? फिनोल, और दूसरे होते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? फिनोल की। फिनोल में क्या होता है? जब बेंजीन वलय से कोई हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ हो तो फिनोल कहलाता है। अब वो हाइड्रोक्सी समूह एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और ज्यादातर जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि बेंजीन वलय के ऊपर एक OH समूह ही हमारा क्या कहलाता है? फिनोल कहलाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हाइड्रिक फिनोल में वर्गीकृत किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि OH समूह जो इस बेंजीन वलय पर उपस्थित होते हैं उनकी संख्या के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर कैसे? जैसे एक OH समूह है तो हम इसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनोल, ठीक है, या मोनोहाइड्रिक बेंजीन, ठीक है। दूसरा है, यदि इसके ऊपर दो OH समूह उपस्थित हो जाए तो ये कहलाएगा डाईहाइड्रिक, तीन उपस्थित हैं तो ट्राईहाइड्रिक, चार उपस्थित हैं तो टेट्राहाइड्रिक, ठीक है। तो ऐसे हम इनके ऊपर जो OH समूह उपस्थित होते हैं उनकी संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हाइड्रिक फिनोल में, पॉली कौन से होते हैं? जिनमें मतलब संख्या ज्यादा हो जाए, दो एक से अधिक होते ही पॉली कहलाता है वैसे हमारा, लेकिन जब संख्या हमें नहीं पता हो तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीहाइड्रिक फिनोल कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? फिनोल दुर्बल अम्लीय प्रकृति होती है। कैसे होती है? अम्लीय प्रकृति। आप कह सकते हो सर अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है और लोन पेयर देगा तो लोन पेयर देगा तो क्षारीय कहलाते हैं वो। तो अम्लीय प्रकृति कैसे होती है? अम्लीय प्रकृति इसलिए कि आपको पता है ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर OH समूह उपस्थित है, ठीक है। अब OH समूह उपस्थित है तो इसके ऊपर लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर जो है इस बेंजीन रिंग के साथ डिलोकेलाइज होता है, विस्थानीकरण या स्थानीकरण होने लग जाता है। कहने का मतलब इसकी अन्नादि संरचना में भाग लेता है। अब ये आगे बताऊंगा मैं वैसे आपको। जब ये लोन पेयर इसके अंदर डिलोकेलाइज होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां से H+ के निकलने के लिए उतनी ही आसानी होगी। समझ गए बात को? कि जो जितना देखो, जो जितना इजीली H+ दे देता है वो उतना ही अधिक अम्लीय होता है, लेकिन यहां अम्लीय प्रकृति जब शो करेगा जब ये इसके अंदर डिलोकेलाइज होगा लोन पेयर, तो इसका लोन पेयर इसके साथ डिलोकेलाइज होने के कारण ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति देता है। तो ये तो इसका कारण हो गया अम्लीय प्रकृति का। अब देखो एग्जाम्पल, सबसे पहले फिनोल का एग्जाम्पल है कि जो हमारी बेंजीन है इस बेंजीन रिंग के किसी भी पोजीशन पर, ये जरूरी नहीं है कि आप ऊपर ही लगाओ, दाएं बाएं कहीं पर भी लगा सकते हो, तो इसकी किसी भी पोजीशन पर यदि एक OH समूह उपस्थित है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फिनोल। और इसे हम क्या बोल सकते हैं? मोनोहाइड्रिक बेंजीन भी बोल सकते हैं। मोनो का मतलब क्या हुआ? एक OH समूह, ठीक है। ऐसे ही यदि इसकी OH, ये एक तो OH लगा हुआ है और यदि इसके साथ में कोई भी समूह जुड़ा हुआ हो,
प्लस आई वाला जुड़ा हो चाहे माइनस आई वाला जुड़ा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्लस आई माइनस आई आप लोग पढ़ चुके, फर्स्ट ईयर के अंदर हमने आपको समझाया था। कौन कौन सा प्लस आई बताया था हमने आपको, माइनस आई बताया, प्लस आर माइनस आर प्लस एम माइनस एम, तो हमने आपको ये सब कुछ पढ़ाया था फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद जैसे इसके OH के साथ में दूसरी पोजीशन पर यदि CH3 समूह उपस्थित है तो हम इसे ऑर्थोक्रिसोल भी बोल सकते हैं या ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन भी बोल सकते हैं। टोलुइन आपको पता ही है क्या होती है, टोलुइन, टोलुइन जो होती है वो बेंजीन के ऊपर एक CH3 समूह जुड़ा हुआ हो तो वो हमारी क्या होती है, टोलुइन होती है, ठीक है। अब ऑर्थो टोलुइन का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे से किस पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन पर है। भाई ये दोनों एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। तो इस प्रकार इसको हम दूसरा नाम दिया गया है ऑर्थोक्रिसोल। क्रिसोल कैसे, ये दोनों समूह जब एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर उपस्थित हैं तो इसलिए क्या बोला गया है, इसे ऑर्थोक्रिसोल बोला गया है। ऐसे ही यदि दोनों OH समूह एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर है, ये देखो एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पे है, तो आप इसको, इस कार्बन को 1 और इस कार्बन को 2 नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। इस कार्बन को 1 और इसको 2 नंबर दे दोगे तो ये क्या कहलाएगा हमारा 1 2, किसी को भी 1 दे दो, इसको 1 दे दो चाहे इसको 1 दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि कोई और प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ होता तब हम देखते ये चीजें। तो 1 2 डाई हाइड्रोक्सी फिनोल या बेंजीन भी बोल सकते हो आप इसे, या फिर इसे कैटिकॉल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैटिकॉल, ये इसका उपनाम है और जिस नाम से ये जाना जाता है वो कौन सा, कैटिकॉल। 1 2 डाई हाइड्रिक के नाम से बहुत कम जाना जाता है, ये हमारा डाई हाइड्रिक का एग्जाम्पल है। दूसरी चीज, ये किसका एग्जाम्पल है, डाई हाइड्रिक का, ना कि मोनो का। ये दोनों किसके हैं, मोनो के, और ये किसका है, डाई का है, ठीक है। ऐसे ये हमारा ट्राई हाइड्रिक हो गया। ट्राई कैसे हो गया, 1 2 3। अब इसकी जो पोजीशन गिनोगे आप कौन कौन सी, देखो इस कार्बन को 1 नंबर दोगे, इस वाले को 2 नंबर दोगे, इसे 3 दोगे, इसे 4 दोगे, इसे 5 दोगे और इसे 6 दोगे। अब ये कहो सर आपने तो इधर से काउंटिंग की है, इधर से क्यों नहीं की, इधर से भी कर लो काउंटिंग, तो चाहे इधर से करोगे जब भी इसको 3 मिलेगा, भाई ये 1 ये 2 ये 3, जब भी इसको तो 3 ही मिलेगा, और चाहे इधर से कर लो जब इसको 3 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1 पर भी OH समूह है, 3 पर भी OH समूह है और 5 पर भी OH समूह है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा 135 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन कहलाएगा। ये हमारा क्या बोलते हैं इसे हम, 135 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। और ये इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, फ्लोरोग्लूसिनोल, जिसके नाम से ये जाना जाता है। मोस्ट जो यूज लिया जाता है वो इसके आधार पर यूज लिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, फ्लोरोग्लूसिनोल। वैसे ये ट्राई हाइड्रिक है। ट्राई हाइड्रिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 3 OH समूह उपस्थित है। ऐसे बहुत हैं एग्जाम्पल, तो जैसे मान लीजिए अभी डाईहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक का है, मान लीजिए मोनोहाइड्रिक का, ये आपने क्या बताया, ऑर्थोक्रिसोल। ऐसे ही पैरा भी हो सकता है और मेटा भी हो सकता है। पैरा और मेटा में क्या होगा, देखो पैरा में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है और बेंजीन के ये OH समूह उपस्थित है। ऑर्थो में तो क्या होता था, यहाँ पर CH3 समूह है। अब मैंने ऑर्थो पे नहीं लगाया, मैं तो मेटा पे लगाऊंगा, मेटा पे लगा दिया। यदि मान लीजिए मेटा पे नहीं लगाऊं तो मैं तो पैरा पे लगाऊंगा, तो पैरा हो जाएगा। तो ऑर्थो पे लगा हुआ है तो वो कहलाएगा ऑर्थोक्रिसोल। यदि मेटा पे लगा हुआ है CH3 समूह तो कहलाएगा मेटाक्रिसोल, और यदि पैरा पे लगा हुआ है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पैराक्रिसोल कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे फिनोल के एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करते हैं, हमने बताया अभी आपको कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग, एक है फिनोल, दूसरा है एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक जो अल्कोहल, एरोमेटिक जो अल्कोहल है वो होते हैं कौन से, एरोमेटिक अल्कोहल में क्या होता है कि जो OH समूह उपस्थित है इसमें तो क्या होता है, OH समूह डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है, जबकि एरोमेटिक अल्कोहल में OH समूह इस बेंजीन रिंग से ना जुड़ करके किसी पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ था। पार्श्व श्रृंखला का मतलब क्या हुआ कि कोई भी समूह जुड़ा हुआ हो और उसके पास में क्या जुड़ा हुआ, OH समूह, डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ होता, बल्कि बेंजीन फिनोल के अंदर क्या होता था, यहां पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जबकि ये डायरेक्ट नहीं है, इसके साथ कोई पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला का मतलब है कोई भी कार्बन की सीरीज हो सकती है। अब वो 1 कार्बन की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है और 3 की भी हो सकती है। तो एरोमेटिक अल्कोहल कौन से कहलाएंगे, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन वलय की पार्श्व श्रृंखला पर उपस्थित है। पार्श्व श्रृंखला का मतलब समझ में आ गया कि इस बेंजीन रिंग से कोई भी कार्बन की सीरीज जुड़ी हुई हो, तो वो हमारी क्या कहलाएगी,
पार्श्व श्रृंखला कहलाएगी। पार्श्व श्रृंखला पर उपस्थित है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एरोमेटिक अल्कोहल कहलाता है। अब वो पार्श्व श्रृंखला एक कार्बन की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास मान लीजिए बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर एक CH2 समूह है और OH समूह है। इस CH2 समूह से OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल मतलब ये बेंजीन है। देखो आपको पता है बेंजिल क्यों बोला गया है, समूह के रूप में। जैसे आपने CH4 है, इसको आप क्या बोलते हो, मैथेन बोलते हो। यदि मैं बात करूं मैथिल समूह की, तो मैथिल समूह की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर CH3 जो कि एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। एक वैलेंसी फ्री होते ही ये किस में परिवर्तित हो जाता है, इल समूह के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए यहां पर देखो बेंजीन को क्या बोलते हैं हम, C6H6 बोलते हैं। यदि मैं बेंजिल की बात करूं, बेंजिल क्या होगा, वो होगा C6H5 होगा, क्योंकि बेंजीन का जो वैलेंसी है, जो 6 कार्बन है, उसके हाइड्रोजन जो है वो 6 ना रहकर कितने रह जाएंगे, 5। तो एक वैलेंसी फ्री होते ही वो किस में परिवर्तित हो जाता है, इल पोजीशन में आ जाता है। तो यहां पर देखो ये हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल, ना कि बेंजीन अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा है हमारा CH CH3 CH2OH, CH3 CH CH2OH। इसे हम क्या बोलेंगे, देखो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से ही ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। अब हमें जब नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग कैसे देंगे हम, प्रतिस्थापी समूह को आपने पहले पढ़ा हुआ है, प्रतिस्थापी समूह को सबसे कम अंक मिलना चाहिए, ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। तो प्रतिस्थापी समूह जैसे अब आप नंबरिंग दोगे तो यहां से दोगे इस वाले कार्बन से 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर। मैंने फर्स्ट ईयर में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि कैसे नंबरिंग देते हैं हम, प्रतिस्थापी समूह को कैसे कम अंक मिलता है। ठीक है, तो यहां पर हम OH समूह से जुड़े कार्बन को सबसे पहले 1 नंबर, फिर दूसरे कार्बन को, फिर तीसरे कार्बन को। दूसरे नंबर के कार्बन पर फेनिल समूह प्रतिस्थापी के रूप में है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 फेनिल प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल नॉल क्यों बोला गया है, क्योंकि OH समूह जुड़ा हुआ है। OH समूह का होता है OL, ऑल। ठीक है, तो OH समूह को हम ऑल के रूप में जब अल्कोहल में लिखते हैं, ठीक है, तो ये कहलाएगा 2 फेनिल प्रोपेनॉल। ठीक है, ऐसे बहुत एग्जांपल होता है। तो इस प्रकार हमारे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिकों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं फिनोल, दूसरे होते हैं हमारे कौन से, एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिनोल की संरचना के बारे में। फिनोल की संरचना और बॉन्डिंग। फिनोल की संरचना क्या है, आप लोगों को अभी बता भी दी मैंने कि फिनोल कैसा होता है। फिनोल के ऊपर जो है हमारे हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। अब वो हाइड्रोक्सी समूह हो सकता है 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो। अब हम जनरली जो फिनोल की बात करते हैं, जनरल जो फिनोल की बात करते हैं वो कैसे बात करते हैं कि इस फिनोल की बात करते हैं हम। जनरली जो फिनोल की बात करते हैं वो मोनोहाइड्रिक फिनोल की बात करते हैं, ना कि डाईहाइड्रिक की, ना कि ट्राईहाइड्रिक की। तो मोनोहाइड्रिक जो फिनोल है हमारी, उसमें क्या होगा, सबसे पहला जो लक्षण होता है वो क्या है कि हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन वाले से सीधा जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन वाले से डायरेक्ट जुड़ा होता है, ना कि किसी पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया इसका कि बेंजीन वलय, हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बेंजीन वलय का प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है। संकरण मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक से समझाया था। संकरण जो जनरली जो संकरण होता है, एक होता है ये वाला जो आप वैसे भी देखकर बता देते हो कि किसमें कौन सा संकरण है। जैसे इसमें बात करते हैं तो sp3 होता है, इसमें sp2 होता है और इसमें sp संकरण होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि हम बॉन्डिंग के आधार पर बता देते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा, डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp संकरण होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं इस बेंजीन वलय की। ये बेंजीन वलय है हमारी, इस बेंजीन वलय के अंदर प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है। कैसे होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड। और मैंने आपको बताया था कि जब भी डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो कौन सा संकरण होगा, हमारा sp2 संकरण होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है कि इसके OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, जबकि यह ऑक्सीजन sp3 संकरित अवस्था में होता है। ठीक है, कोई आपसे यह कहे कि फिनोल में उपस्थित OH समूह में ऑक्सीजन कौन सी संकरित अवस्था में है, कौन सी संकरित अवस्था में, इसका मतलब क्या हुआ कि वो sp2 में नहीं है बल्कि किसमें, sp3 में है। आपको कई बार जनरल साइंस में कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है
कि जो फिनोल में ऑक्सीजन है या जो हाइड्रोक्सी समूह है वो कौन सी संकरित अवस्था में है। आप लोग ध्यान रखना कि ये कौन सी संकरित अवस्था में है, sp3 में है, ना कि sp2 में। जनरली हमें जो याद रहता है वो क्या याद रहता है, क्योंकि हमें बेंजीन का पता होता है कि बेंजीन का कार्बन, प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है, ना कि sp3 में होता है। इसलिए हम उसका आंसर क्या दे देते हैं कि भाई जो ऑक्सीजन है वो sp2 संकरित अवस्था में, जो कि क्या होता है, गलत होता है। इसलिए जो ऑक्सीजन है यहाँ पर वो कौन सी संकरित अवस्था में, sp3 संकरित अवस्था में है। ठीक है, इस प्रकार अगला पॉइंट क्या है हमारा, फिनोल समतलीय अणु होते हैं। समतलीय अणु का मतलब क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो बेंजीन है, ये बेंजीन के प्रत्येक कार्बन एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। प्लेन का मतलब क्या हुआ, तल। तल का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, मतलब जितने 6 के 6 कार्बन है वो सब के सब एक मेज के तल के समान होते हैं, समतल। जैसे ये तल है ना इसके, तो इसके समान होते हैं ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिनोल का समतलीय अणु होता है। समतलीय अणु का मतलब ये होगा कि जो OH समूह जुड़ा हुआ है वो भी एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन का मतलब ये हुआ कि OH समूह भी इसी कार्बन के प्लेन में है, ना कि इससे ऊपर खड़ा हुआ, ना इसके साइड से है, ना नीचे से है। ठीक है, तो ये एक ही प्लेन का मतलब ये हो गया कि OH समूह, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी इस कार्बन के साथ एक ही प्लेन के अंदर उपस्थित है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा, कार्बन COH बंध कोण का मान 109 डिग्री होता है। हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके कि जब भी sp3 संकर्ण पाया जाता है तो हम उसका आंसर क्या लिखते हैं, उसके अंदर बॉन्ड एंगल का मान कितना होता है, 109 डिग्री होता है। जबकि मैंने आपको पहले बताया भी था कि sp3 संकर्ण H2O में भी पाया जाता है, NH3 में भी पाया जाता है और CH4 में भी पाया जाता है, लेकिन इनके बॉन्ड एंगल अलग अलग होते हैं। अलग अलग का कारण क्या बताया था इनका, कि कारण ये होता है इनके अंदर लोन पेयर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये COH बंध कोण है, COH बंध कोण का मतलब क्या हुआ, COH बंध कोण ये होता है, ये वाला बंध कोण है इसका, इसकी बात कर रहे हैं। ये C, इधर O और इधर H, इस वाले बंध कोण की बात कर रहे हैं हम लोग कि ये बंध कोण जो होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, फिनोल में बेंजीन वाला इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन आकर्षी का मतलब क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी और एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। तो ये क्या कह रहा है कि फिनोल में बेंजीन वाला इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी का मतलब ये हुआ कि OH समूह पर उपस्थित लोन पेयर इस रिंग के साथ डीलोकलाइज, कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेती है, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, फिनोल में बेंजीन वाला इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, अर्थात OH समूह में ऑक्सीजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय में अस्थानीकरण हो जाता है। वही चीज जो अभी मैं आपको बता रहा था कि इसके लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज हो जाते हैं, और डीलोकलाइज होने का जो डीलोकलाइज होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुनाद प्रभाव कहते हैं, या इसे हम +R प्रभाव भी कहते हैं। तो क्या हुआ कि जो OH समूह है, वो OH समूह का जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर उपस्थित है, वो लोन पेयर बेंजीन वलय के साथ डीलोकलाइज हो जाते हैं, और बेंजीन वलय के साथ डीलोकलाइज होने पर वो क्या कहलाएगा, हमारा अनुनाद प्रभाव कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको पहले भी पढ़ चुके, क्या, अनादि संरचना, वो मैं बता देता हूं इसमें भी दोबारा एक बार, कि जो फिनोल है, फिनोल पर जो OH समूह उपस्थित है, उस OH समूह में ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर, ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर इस रिंग के साथ डीलोकलाइज होते हैं। कैसे डीलोकलाइज होते हैं, देखो, ये वाले लोन पेयर जब इधर जाएंगे और ये वाला एक बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, और इस कार्बन पे कौन सा आएगा, प्लस चार्ज। जैसे ही इस पे प्लस आएगा और ये लोन पेयर आपस में बॉन्डिंग कर लेगा, यहां पर ये बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, ये माइनस आ गया। नेक्स्ट, एक ही दिशा में डीलोकलाइज होने चाहिए बॉन्ड हमेशा। मैंने फर्स्ट ईयर में भी बताया था आपको कि जब भी अनादि संरचना बनाते हो, बॉन्ड को एक ही दिशा में तोड़ा करो, इस बॉन्ड को इधर, इसको इधर, इसको इधर, चाहे वो क्लॉकवाइज में तोड़ो, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज में तोड़ो। ठीक है, तो इस सबसे पहले आपने इस इलेक्ट्रॉन को, इस लोन पेयर को इस रिंग में डीलोकलाइज किया, उसके बाद ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो इस पे माइनस चार्ज आ गया और यहां पर ये डबल बॉन्ड बन गया। जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे देता है तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
ऐसे ही फिर अगला स्टेप क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, और इस कार्बन पे प्लस चार्ज। ये माइनस और ये प्लस, ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, इस पे माइनस आ गया। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होगा, इस ये वाला बॉन्ड टूटेगा फिर, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, और इस पर कौन सा आएगा, प्लस चार्ज। तो जैसे ही ये प्लस आएगा, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। तो वही चीज हो गई यहां पर भी, ठीक है। अब जैसे ही ये माइनस चार्ज आएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस किस पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। जो ऑक्सीजन पे डेफिशिएंसी थी, इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, वो वापस पूर्ति हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, जो हम शुरू में संरचना लेकर चले थे, वही संरचना हमें लास्ट में प्राप्त हो जाएगी। और अनादि संरचना का मतलब क्या होता है कि जो संरचना आपने शुरू में ली है, वही संरचना लास्ट में बननी चाहिए। तो वो क्या कहलाती है, हमारी अनादि संरचना कहलाती है, ठीक है। तो हम अनादि संरचना के बारे में भी पहले पढ़ चुके फर्स्ट ईयर के अंदर भी, और बाकी आगे भी पढ़ेंगे। अभी तो पिरिडिन है, पिपरिडिन है, बाकी उन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए अब इतना ही, थैंक यू।